हेलो एवरीवन। अब हम शिक्षक के प्रकृतिवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकृतिवाद में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रकृतिवाद क्या बताता है और प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या वैल्यूज़ होंगे। चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। वीडियो उपयोगी होगा, वीडियो को ध्यान से देखें। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे हम भौतिकवाद और पदार्थवाद, याद रखिएगा, अगर प्रकृतिवाद के अलावा पूछ लेता है भौतिकवाद क्या है या पूछ लेता है पदार्थवाद क्या है, तो ये यथार्थवाद नहीं है, ये प्रकृतिवाद हैं। इनको याद रखिएगा। इस प्रकृतिवाद के विचारक के तौर पर अरस्तु, हॉब्स, रूसो, कांट, इनको हम जानते हैं। रूसो की पुस्तक एमील में रूसो ने इस विचारधारा को बताया है। एमील एक्चुअली एक बच्चा है जिसको रूसो काल्पनिक तौर पर इस पुस्तक में क्रिएट करता है। और एमील की ही शिक्षा कैसी होगी, एमील कैसे पढ़ेगा, एमील की क्या परिस्थितियां होंगी, एमील को कैसी शिक्षा दी जाएगी, एमील की पूरी जिंदगी के बारे में जो वो लिखता है, उसी से हमें प्रकृतिवाद की झलक मिलती है, उसी से हम प्रकृतिवाद के बारे में सीखते हैं। तो देखते हैं प्रकृतिवाद क्या कहता है। प्रकृतिवाद कहता है पदार्थ जगत का आधार है, यानी सब्सटेंस जो है, जो फैक्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दुनिया का। यानी दुनिया में पदार्थों की अधिकता है और पदार्थों के आपस में मिक्स हो जाने से ही हमारे जगत का निर्माण होता है। अब जीव, पदार्थ, गति, शक्ति, ध्यान रखिएगा। जगत क्या है? जगत अंतरा क्रिया का परिणाम है, जो कि किसके किसके बीच में हो रही है? जीव के, पदार्थ के, गति और शक्ति के बीच में। तो इस तरीके से जगत परिवर्तनशील है, क्योंकि इनके बीच में प्रक्रिया होती रहेगी। फिर सभ्यता का जितना विकास होगा, आप याद करिए, जब आदम व्यक्ति था उसके पास जिंदगी में कहीं पर कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं था, तो व्यक्ति पूरी तरीके से प्राकृतिक था। जितना हमारी विज्ञान प्रगति करेगी, मनुष्य उतना ही प्रकृति से दूर होगा और उतना ही प्रदूषित होगा। 100% वैज्ञानिक व्यक्ति 100% प्रकृति से दूर होगा। प्रकृति से पास रहने का मतलब विज्ञान के पास ना जाना है। जितना हमारी जिंदगी में कृत्रिम चीजें आती जाएंगी, प्राकृतिक चीजें हटती जाएंगी और हमारी जिंदगी में प्रकृति कम होती जाएगी। इस तरीके से हमारे और प्रकृति के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए। रूसो ने अपनी विचारधारा को बताते हुए कहा है कि परमात्मा के यहाँ से हर वस्तु पवित्र अवस्था में आती है या होती है, विश्व जगत में आकर वह दूषित हो जाती है। यानी जहाँ कहीं भी इंसान होगा, इंसान की प्रकृति है दूषित करना, इंसान की प्रकृति है प्रदूषण करना। और इस तरीके से वह अपने कार्यों और सोच के द्वारा चूंकि चीजों में परिवर्तन लाएगा और वहां पर प्रकृति को वो नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, प्रकृति में अवरोध उत्पन्न करेगा, प्रकृति में विसंगति लाएगा और प्रकृति प्रदूषित होगी। दूसरी जगह रूसो ने आचार मीमांसा को फॉलो करते हुए कहा है कि मनुष्य जन्म स्वतंत्र लेता है, लेकिन वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा है। ये बात आचार मीमांसा में दिखाती है कि जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जितना दुनियादारी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उतने ही खुश रहेंगे। जितना भौतिक जगत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर प्रकृतिवाद को बौद्ध धर्म से आप देखिए, बौद्ध धर्म में कहा गया है ना कि आपकी इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। इच्छा कितनी ज्यादा होंगी, जितनी आपकी सामाजिकता ज्यादा होगी। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि आप प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे, जितना प्योर रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे और उतने ही आप प्राकृतिक और स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पर प्रकृतिवाद के ज्ञान मीमांसा को अगर हम देखें, तो प्रकृतिवाद का ज्ञान मीमांसा ये बताता है कि सत्य दो तरीके का है, जो कि एक सत्य ज्ञान है और एक मिथ्या ज्ञान है। जो मिथ्या ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, हमें बताया गया होता है, यह आभासी होता है। जबकि सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, जो हम अपने आप से सीखते हैं, वो ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप एक बात ये समझ लें कि प्रकृतिवाद के तहत कुछ सिद्धांतों को बताया है। प्रकृति कहती है, प्रकृतिवाद कहता है प्रकृति की ओर लौटो, यानी आप वैज्ञानिकता की ओर, आधुनिकता की ओर कम से कम रहें। दूसरा, पुस्तकीय ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। किताबों को पढ़ करके आप किसी के बारे में ज्ञान नहीं ले सकते।
ये ठीक उसी तरीके से है कि तैरा कैसे जाए ये आपको नहीं आएगा जब तक आप तालाब में उतरते नहीं हैं। मात्र किताबें पढ़ करके आप तैरने की प्रक्रिया नहीं सीख सकते। जब आप व्यक्तिगत तौर पर कार्य करने लगेंगे तो आप तैरना सीख पाएंगे। दूसरा, निषेधात्मक शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अनुशासन के तौर पर है और यहाँ पर रूसो ने ये कहा है कि बच्चे को कुछ भी शिक्षा मत दो। अनुशासन में स्वतंत्र छोड़ा है उसने। रीजन क्या है? ईमेल पुस्तक में रूसो ने कहा है कि बच्चा अगर घर के खिड़कियों के कांच तोड़ता है तो उसे रोकिए मत, उसे उन कांच को तोड़ने दीजिए। जब वह ठंड से सिकुड़ेगा, जब उसे ठंड लगेगी तो उसे इस बात की शिक्षा प्रकृति दे देगी कि उसे कांच नहीं तोड़ना चाहिए था। इसका मतलब इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि बच्चा अगर आग की ओर जा रहा है तो उसे रुकिए मत, उसे जल जाने दीजिए। एक बार खुद जल करके वो सीख लेगा कि प्रकृति के द्वारा इस चीज को नहीं छूना है, यानी वो आग को जान जाएगा कि आग का नेचर जलाना है और इसके पास हमें नहीं जाना है। तो इस तरीके से रूसो अनियंत्रित अनुशासन की बात करता है, लेकिन यहाँ पर इसका एक दोष है कि व्यक्ति प्रकृति के साथ रह करके सीखता तो है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसे अपने सुधार की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए प्रकृतिवाद में अनियंत्रित स्वतंत्रता देना थोड़ा उचित नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, बालक को स्वतंत्र छोड़ दो। ये एक सज्ञानता है कि बच्चा जो खुद से सीखेगा वो सही सीखेगा। बच्चे को अगर आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो अपने कार्यों के माध्यम से खुद समझ जाएगा इस बात को कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर व्यक्ति यहाँ पर इस बात को समझे तो एक चीज यही है कि अगर आप बच्चे को अच्छे कपड़े देते हो तो उसे मत सिखाओ कि उन्हें साफ रखना है, लेकिन अगर वो गंदे करता है, फाड़ देता है, उसे दूसरे कपड़े प्रोवाइड ना किए जाएं तो वो सीखेगा कि हमें पहले जो कपड़े मिले थे उनको हमें ठीक रखना चाहिए था। अब यहाँ पर ज्ञान मीमांसा हो गई। तत्व मीमांसा कहता है जगत पदार्थों की आपसी संक्रिया का परिणाम है। दुनिया में हर चीज उतनी ही बनती है जितना कि उनके बीच में प्राकृतिक अंतःक्रिया होती है। अब प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बच्चा प्रकृतिवाद के अनुसार सब कुछ है और बच्चे का निर्माण प्रकृतिवाद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यक्तित्व का विकास हो, उसके आत्म व्यक्त की स्वतंत्रता हो। इसी कारण शायद महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। तो आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता भी यहाँ पर आती है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन, बच्चे के अंदर कुछ चीजें होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं या खराब होती हैं जो जायज नहीं है। हमें उनको रोकना है, हमें ध्यान देना है कि बच्चा उन चीजों को फॉलो ना करे। उचित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो उचित वातावरण का निर्माण कर सके। जीवन में संघर्ष हेतु छात्र को तैयार करना, यानी भावी जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना है। बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो आगे चल करके अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सके। और अंतिम उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभव पर बल। कोशिश करनी है कि बच्चा जो है वो अपनी जिंदगी में प्रत्यक्ष अनुभव करे। जो भी चीजें वो सीखना चाहता है उसे खुद सीखने दिया जाए, तब उसे पता चलेगा कि वास्तविक शिक्षा कैसी होती है। पाठ्यक्रम में अब चूंकि शिक्षा के उद्देश्य आप देख रहे हैं व्यक्तित्व का निर्माण है और व्यक्ति का विकास है, तो वैसे ही उस बच्चे की रुचि, योग्यताओं और आवश्यकताओं के निर्माण के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। प्राकृतिक और वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाए, पुस्तकीय ज्ञान को गौण स्थान दिया गया है और शरीर स्वास्थ्य विज्ञान प्राकृतिक विषयों और प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमुख स्थान प्रकृतिवाद देता है। प्रकृतिवाद कहता है कि इन सारी चीजों को लेकर के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके भविष्य का अच्छा नागरिक बन सके और एक अच्छे मनुष्य के रूप में विकसित हो सके। अब यहाँ पे शिक्षक की क्या भूमिका है? तो याद रखेंगे, शिक्षक प्रकृतिवाद के अनुसार गौण स्थान पर है। आपको
जो रूसो जी हैं उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है, यानी बच्चे को ज़्यादा शिक्षा देने की कोशिश मत करो, उसे खुद से सीखने दो। तो यहाँ पर गौड़ स्थान है शिक्षक का। शिक्षक मात्र एक पर्यवेक्षक की भूमिका में है, निरीक्षक की भूमिका में है। ऐसी स्थितियों में है कि बच्चे को चोट न लगे। जिस तरीके से साइकिल सिखाते समय हम बच्चे को पीछे से पकड़ के साइकिल सिखाते हैं जिससे उसे गिरकर चोट न लगे, वैसे ही किसी भी स्थान पर शिक्षा लेते समय शिक्षक मात्र एक ऐसी भूमिका में है कि बच्चे को चोट न लगे या बच्चा खुद को नुकसान न पहुंचा पाए। बच्चे को शिक्षा देने का काम शिक्षक का नहीं है और प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। रूसो के अनुसार प्रकृति हर जगह है, वह बच्चे को अच्छे से सिखा लेगी। और विद्यालय आवश्यक हैं, लेकिन प्राकृतिक स्थल ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर विद्यालय का एटमॉस्फेयर प्राकृतिक एटमॉस्फेयर जैसा बना दिया जाए तो शिक्षा प्रभावी और उपयोगी और सार्थक हो जाएगी। इस तरीके से विद्यालयों की भूमिका है, लेकिन उनमें प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी प्रकृतिवाद की सोच है। और अनुशासन के तौर पर मैंने पहले ही बताया, कठिन अनुशासन का ये विरोध करते हैं, उन्मुक्त अनुशासन रखते हैं, स्वतंत्र बच्चे को छोड़ देने पर बल देते हैं। कहते हैं बच्चा शिक्षा का केंद्र है, बच्चे के लिए शिक्षा है, शिक्षा बच्चे के लिए नहीं, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। याद रखिएगा, इनके अनुसार मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनने दिया जाए। शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। इस धारणा के तहत शिक्षा का केंद्र बालक है, इसलिए बच्चे की आत्मा अभिव्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा देना इस प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल, बच्चा जो कहता है पहले उसकी बात सुनी जाए, उसकी रुचियों को और योग्यताओं को ध्यान रखा जाए, उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण करके उसे पढ़ाया जाए। इस तरीके से शिक्षा के बारे में प्रकृतिवाद अपनी इन बातों को पूरा करता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम प्रयोजनवाद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।